तो अच्छा डायरेक्ट ही बता दे क्या क्या रिजल्ट यूज करोगे आप। डेरिवेशन करने का क्या मतलब है, वर्क बाय द स्प्रिंग को आप डायरेक्ट यूज कर लो, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड फॉर्मूला, इट इज हाफ ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ एफ स्क्वायर, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। जिसमें एक्स आई का मतलब हुआ स्प्रिंग की जो इनिशियल लेंथ होगी माइनस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है, और सिमिलरली एक्स फाइनल का मतलब होगा स्प्रिंग की फाइनल लेंथ माइनस उसकी जो नेचुरल लेंथ है। यानी कुल मिलाकर के उस स्प्रिंग में कितनी डिफॉर्मेशन, एक्स आई और एक्स एफ को डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। और डिफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो वो हम कहते हैं कि स्प्रिंग एलोंगेटेड है, और डिफॉर्मेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो स्प्रिंग कंप्रेस है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ऐसे कहा जाए कि कोई स्प्रिंग है और उससे कोई मास अटैच करके एंड देन, और मान लें कि ये स्प्रिंग आपसे कहा जाए कि इनिशियली अपने नॉर्मल लेंथ पर है, इनिशियल लेंथ ही इसकी नॉर्मल है, नेचुरल है, एंड देन द मास इज पुल्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ सपोज ए। इस मास को ए डिस्टेंस पुल करें अगर, तो उसमें स्प्रिंग की फोर्स ने कितना वर्क किया होगा। तो अगर स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ उसकी नेचुरल लेंथ के बराबर ही है, इनिशियल लेंथ और नेचुरल लेंथ सेम है अगर, तो हमारे लिए एक्स आई की जो वैल्यू बनेगी, इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग सेम एज द नेचुरल लेंथ, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि एक्स आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और फाइनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, तो फाइनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगी। जब ये स्प्रिंग एलोंगेट कर जाएगी तो स्प्रिंग की फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, तो वो टर्म आपका ए के बराबर आ जाएगा, वो हमारे लिए एक्स एफ की वैल्यू बन जाएगी। यानी कि एक्स आई की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स एफ की वैल्यू ए हो जाएगी। तो हम सीधा सीधा ये कह देंगे कि वर्क बाय द स्प्रिंग विल बी हाफ ऑफ के 0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज टोटल माइनस ऑफ हाफ के ए स्क्वायर। इस तरीके से अपना क्वेश्चन कर सकते हो वर्क बाय स्प्रिंग। और एग्जांपल्स में मान लो आपसे कहा जाए, और किसी एग्जांपल में मान लीजिए ये कहा जाए कि जो स्प्रिंग है वो इनिशियली कंप्रेशन में है, हमसे कह रहा है कि ऑलरेडी मतलब इनिशियली ये कंप्रेस हो कुछ, एंड सपोज वो कंप्रेशन की वैल्यू आपकी एक्स नॉट है, इनिशियल कंप्रेशन की वैल्यू एक्स नॉट, एंड इसको फर्दर फर्दर आप इसको पुश करो और इसका कंप्रेशन बढ़ा दे। जो ये एक्स नॉट कंप्रेस था उसको फर्दर पुश करें, एंड देन ब्लॉक को आपने डी डिस्टेंस मूव किया मान लीजिए, इसको एडिशनली डी डिस्टेंस कंप्रेस करो और डी डिस्टेंस कंप्रेस करते हैं। नाउ स्प्रिंग की फोर्स ने क्या वर्क किया होगा इस केस में, वर्क बाय द फोर्स ऑफ स्प्रिंग, तो हम इसको लिखेंगे हाफ ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय, नाउ आप कंप्रेशन का मतलब समझते हो, जो कंप्रेशन होता है वो बेसिकली इनिशियल लेंथ और नॉर्मल लेंथ के बीच का डिफरेंस ही होता है। यानी यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू रखेंगे हम लोग सीधा सीधा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस, कोई बताएगा इसमें क्या कर सकते हैं और आगे इसके, कोई आइडिया लग रहा तुम लोग को माइनस के बाद। अगर ये स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस है तो इसका मतलब इसकी नॉर्मल लेंथ इसकी नेचुरल लेंथ कुछ आगे होगी, यहाँ कहीं पर मान सकते हो कि ये नेचुरल लेंथ रही होगी इसकी। तो इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग
नेचुरल से जब कम होगी तभी उसको आप कंप्रेशन कह सकते हो। तो फाइनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग और नेचुरल लेंथ के बीच में क्या डिफरेंस बन रहा है? तो नेचुरल लेंथ यहाँ तक है और फाइनल यहाँ पर है, तो ये पूरी लेंथ कितनी बन रही है आपकी? फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू द फाइनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये टर्म आपका एक्सएफ कहलाएगा। यानी कि एक्सएफ की वैल्यू लिखी जाएगी डी और प्लस जितना पहले से वो कंप्रेस था यानी कि एक्स नॉट, तो हमें एक्सएफ की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर एक्स नॉट प्लस एडिशनली डी और उसका स्क्वायर, ये कह देंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग। कुछ आ रहा है समझ में इसमें से? यस सर। यस सर। यस। एक्स आई और एक्सएफ को कायदे से समझ लो, इसमें है कुछ नहीं, और फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्स आई एंड व्हाट इज एक्सएफ? एक्स आई और एक्सएफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे, एक्स आई और एक्सएफ डिफरेंस है स्प्रिंग की प्रेजेंट लेंथ का, मतलब कि इनिशियल और फाइनल लेंथ का, और उसके नॉर्मल लेंथ के साथ क्या डिफरेंस है, जिसको हम कंप्रेशन या एलोंगेशन भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे वर्क बाय द स्प्रिंग किसी भी क्वेश्चन में। जैसे कि एक और एग्जांपल लें, अगर एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, देखो मान लो आपसे कहा जाए कि कोई स्प्रिंग है, उससे मास अटैच है एंड उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है एंड दिस लेंथ इज गिवन एज, लेट्स से कि 4 मीटर, लेंथ इज गिवन एज 4 मीटर एंड साथ में ये भी कहा गया है कि इसकी जो नेचुरल लेंथ है गिवन एज 2 मीटर, नेचुरल लेंथ गिवन एज 2 मीटर और से 3 मीटर मान लीजिए, 3 मीटर इज द नेचुरल लेंथ, ओरिजिनली दिस लेंथ इज 4 मीटर एंड देन इस मास को हम लोगों ने राइट साइड पर मूव किया 4 मीटर से, मान लीजिए इसको राइट साइड 4 मीटर 3 मीटर मूव कर दीजिए। तो इसको राइट साइड 3 मीटर मूव करने का मतलब ये हो जाएगा कि स्प्रिंग अब कुछ ऐसी हो जाएगी इस टाइप से। तो नाउ इसकी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि अब स्प्रिंग की क्या लेंथ होगी यहाँ पर। यस सर। ओरिजिनली 4 मीटर की लेंथ है, 3 मीटर 5 मूव, मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर इसकी लेंथ है। अब हमें एक्स आई और एक्स एफ नोट कर रहे थे, तो एक्स आई का मतलब हुआ इनिशियली स्प्रिंग 4 मीटर की है जबकि उसकी नॉर्मल लेंथ 3 मीटर की है, तो इनिशियल लेंथ 4 मीटर और नॉर्मल लेंथ 3 मीटर, तो 4 माइनस 3 यानी कि एक्स आई की वैल्यू हुई 1, एक्स एफ की वैल्यू, फाइनली स्प्रिंग की लेंथ 5 मीटर है, तो दिस इज 5 माइनस उसकी नॉर्मल लेंथ 3 मीटर की, 5 माइनस 3 यानी कि ना यहाँ पर 2, और अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी हाफ के एक्स आई का स्क्वायर एक्स एफ का स्क्वायर, बाकी कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है, हमको तो फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो क्या वैल्यू आएगी इसकी। राइट है यहाँ तक? यस यस सर। सर। हाँ जी, बहुत इजी है, मतलब स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकालने के लिए हमें किसी मतलब इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है वर्क बाय स्प्रिंग के लिए। नोट कर लिया है? यस सर। यस सर। हाँ जी। अब यार ग्रेविटी की वर्क के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन हमें और कराने हैं जो थोड़े से हायर साइड के ऊपर है। तो वर्क बाय ग्रेविटी वो किया था हम लोगों ने पिछली क्लास में, बट उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है। देखिए वर्क बाय ग्रेविटी में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि वर्क बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो अगर हम एक पार्टिकल की बात करेंगे एंड पार्टिकल का मतलब होता है यार, पार्टिकल जब हम पार्टिकल क्वेश्चन में बोलते हैं तो पार्टिकल का मतलब होता है आप एक ऐसे बॉडी के बारे में बात कर रहे हो जिसकी ना तो कोई लेंथ है, ना तो कोई सरफेस एरिया है, और ना उसके अंदर कोई वॉल्यूम है, यानी कुल मिलाकर के उसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं है, साइज नहीं है उसमें कोई, 0 डायमेंशन का पार्टिकल है।
तो इनके लिए तो वर्क बाय ग्रेविटी के बारे में जब कहा जाता है तो वर्क बाय ग्रेविटी ऐसे केसेस में हम प्लस और माइनस mgh बोलते हैं, प्लस और माइनस mgh, जिसमें पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है जब पार्टिकल का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा हो, और नेगेटिव साइन यूज किया जाता है जब पार्टिकल का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा हो। पॉजिटिव फॉर डाउनवर्ड, नेगेटिव फॉर अपवर्ड। और एच का मतलब होता है कि पार्टिकल जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हाइट ऊपर गया है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितनी हाइट नीचे आया है। बट अगर आप पार्टिकल के अलावा ऑब्जेक्ट्स की बात करो, ऑब्जेक्ट्स मतलब कि लाइक आपको कहा जाए कि कोई सिलेंडर है, क्यूब है, डिस्क है, रॉड, कोन, कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, चेन है, इस टाइप की जो चीजें कही जाती है क्वेश्चंस के अंदर, तो इन केसेस में भी आप वर्क डन बाय ग्रेविटी को सिमिलरली कैलकुलेट करते हो। बट उस केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से होगा, प्लस और माइनस वो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से mg, और चेंज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के हाइट में जो चेंज आएगा वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। साइन कन्वेंशन वैसे ही रहने हैं, प्लस साइन हम तब यूज करते हैं जब सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड मोशन करे, और माइनस साइन तब यूज करते हैं जब सेंटर ऑफ मास अपवर्ड मोशन करे। और सेंटर ऑफ मास के लिए मैं ये कहूंगा 12th पास के स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि 11th क्लास में तो हम सेंटर ऑफ मास को डिराइव करवाते हैं कि कौन सी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, बट 12th पास में ये कहा जाता है कि डेरिवेशन स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हो जिसमें ये पता होता है कि किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है। जैसे कि, और ये एक्चुअली ज्यादा यूज करते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स के चैप्टर में, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स में आप जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में एंटर करते हो तो वहां पर हम सिलेंडर, रिंग, डिस्क, इन्हीं सब की बात करते हैं, स्फीयर की बात करते हैं, तब हम पार्टिकल की बात नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक बॉक्स है और उस बॉक्स की जो डायमेंशंस हैं वो बी और एल है, और ये बॉक्स यूनिफॉर्म मटेरियल से बना हुआ है, इस बात का क्या सिग्निफिकेंस बनता है कि ये यूनिफॉर्म मटेरियल से बना है, इसका हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या काम होता है, दैट ऑब्जेक्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल। तो ये लाइन हमको इसलिए कही जाती है, वो ऑब्जेक्ट होगा सर, वो पार्टिकल नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास आएगा सर क्वेश्चन। मतलब उसका सेंटर ऑफ मास आप ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कह सकते हो। यस सर। देखिए सेंटर भी कई तरीके के हैं एक्चुअली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिकल सेंटर, बहुत सारे पॉइंट है ना एक्चुअली। तीन वर्ड्स होते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री का मतलब कि उस फिगर का सेंटर पॉइंट कौन सा है, एक होता है सेंटर ऑफ मास और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब हमसे ये कहा जाए कि बॉडी यूनिफॉर्म मटेरियल की बनी हुई है तो जो उस फिगर का सेंटर बनेगा, मतलब जैसे रेक्टेंगल का सेंटर मतलब उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो जिसको आप ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हो यही इसका सेंटर ऑफ मास भी कहलाएगा। तो ऐसा कोई मान लेते हैं कि कोई एक बॉक्स है एंड हम इस बॉक्स को 90 डिग्री टर्न कर दे रहे हैं, ये जो बॉक्स है इसको आप 90 डिग्री टर्न कर दीजिए। तो नाउ एल और बी, मतलब कि इनिशियली बी वाली डायमेंशन वर्टिकल है और एल वाली डायमेंशन हॉरिजॉन्टल है, बाद में बी वाला हॉरिजॉन्टल है और एल वाला वर्टिकल है। तो इस टर्निंग प्रोसेस में ग्रेविटी की फोर्स ने क्या वर्क किया होगा, इसको टर्न करने के प्रोसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये हम कैसे निकालेंगे यार कि वर्क बाय ग्रेविटी क्या हुआ होगा, तो इट इज, पहले तो आप m इंटू जी, जब इसको वर्टिकली स्टैंड करवाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास बॉटम से कितनी हाइट पर हो जाएगा, यहां से अगर इसकी हाइट कैलकुलेट करें L/2, तो L/2 मिड पॉइंट है वो, और पहले वो कितनी हाइट पे था जब ये था, तो ये इनिशियल हाइट वाज B/2,
b/2। तो अब आप ये पता लगाओ कि सेंटर ऑफ मास इनिशियल हाइट से फाइनल हाइट के बीच में कितना ऊपर गया, उसके इनिशियल लेवल से फाइनल लेवल का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया। इसी को मैं डेल्टा एच सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूँ फॉर्मूले में, चेंज इन द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ऑब्वियसली ये जो चेंज आया है वो आया है L/2 माइनस b/2 का। और साइन कन्वेंशन क्या रखेंगे वर्क के ऊपर, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल लेवल से ऊपर गया है, इनिशियल लेवल से ऊपर जा रहा है, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो हाँ इसके आगे आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। दिस इज वर्क बाय ग्रेविटी। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि हाउ मच वर्क वी हैव डन। भाई एक लेटा हुआ बॉक्स अपने आप तो सीधा हो नहीं जाएगा, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें। तो हम लोगों ने क्या काम किया, और एक है कि ग्रेविटी ने क्या काम किया। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ग्रेविटी की फोर्स ने क्या काम किया हुआ है। जिस पर्सन ने इस बॉक्स को सीधा किया होगा उस पर्सन ने क्या काम किया होगा, तो वो इसका पॉजिटिव पार्ट आएगा। तो क्वेश्चन में बड़ा एक बार को ध्यान से पढ़ लिया करो। ये वर्क को लेकर के हमेशा कंफ्यूजन रहती है, उसके साइन को लेकर के, कभी प्लस और माइनस को लेकर के। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉट बाय द फोर्स ऑफ पर्सन हु टर्न दिस बॉक्स। अगर पूछा जाए हाउ मच वर्क वाज डन बाय द पर्सन, तो मेरे सेम आंसर आएगा, बट यहाँ पर माइनस की बजाय हम प्लस का साइन लगाएंगे। और एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ। क्या हमें पता है कि एक कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, सॉलिड कोन का? आसपास बुक सभी देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोन के लिए अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म कोन जिसकी हाइट h हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास बता देते हैं। नीचे से h/4 पे नीचे h/4 होता है ये, हाँ सही। h/4 और अगर हॉलो कोन होता है तो ये h/3 h/3। ये किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको, ना इसमें परेशान मत हो, किसी भी बुक में देख लेना, आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन दी जाती है। तो अगर इस कोन को हम टिल्ट कर दें, मतलब इसका पॉइंटेड वाला पार्ट नीचे लाएं और सर्कुलर वाला पार्ट ऊपर करें, फिर ये क्वेश्चन है कि इस प्रोसेस में ग्रेविटी की वर्क ने क्या काम किया। इसको टिल्ट करने के प्रोसेस में हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सेम प्रोसेस है। सेंटर ऑफ मास इसका बॉटम से h/4 पे है। अब उसका सेंटर ऑफ मास सर्किल से h/4 होगा अगर, तो फिर यहां से वो 3h/4 पे जाएगा, ये डिस्टेंस। तो राइज कितना किया सेंटर ऑफ मास, ये चेक करो आप। इनिशियली वो h/4 के हाइट पे था, अब वो 3h/4 के हाइट पर है। तो अब सेंटर ऑफ मास कितना राइज हुआ है, ये आपका डेल्टा एच है जो फॉर्मूले में चाहिए आपको। कितना उठा सेंटर ऑफ मास, कितना लेफ्ट हो गया, कितना फॉल कर गया, तो वो 3h/4 माइनस h/4। तो mg मल्टीप्लाइड बाय 3h/4 माइनस h/4 विल बी 2h/4 मीन्स h/2। और क्योंकि राइज हो रहा है तो आगे लगाओ फिर से माइनस का साइन। ये वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये पहला कंसेप्ट है कि जिन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज हो, ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ओरिएंटेशन ही बदल रहे हैं। जो टॉप साइड है उसको बॉटम साइड कर रहे हैं, जो बॉटम साइड है उसको टॉप साइड कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी ये काम किया था। ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन बदलने पर सेंटर ऑफ मास या तो ऊपर चला जाता है या तो सेंटर ऑफ मास नीचे हो जाता है, इस वजह से ग्रेविटी का वर्क आता है। तो दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट, चेंज ऑफ ओरिएंटेशन। चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट में इस तरीके से करेंगे। चेंज ऑफ ओरिएंटेशन मैक्सिमम रोटेशनल मैकेनिक्स में ज्यादा काम आता है। जैसे कि कहा जाए कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m की, लेंथ l की, यूनिफॉर्म रॉड है, और वो रोटेट कर रही हो मान लीजिए, एंड रोटेट करके वो कुछ थीटा एंगल पर चलेगी, तो ये ओरिएंटेशन ही तो बदला इसका। हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड हो जाना क्या मतलब है, ओरिएंटेशन ही बदला गया उसका। ऐसे में जब भी ओरिएंटेशन बदलेंगे, चाहे जिस भी तरीके से बदलो आप उसको, चाहे रोटेट करके बदलो, ऑब्जेक्ट को फ्लिप करके बदल दो,
ऐसे में जो इसका मिड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ मास होगा वो थोड़ा सा टर्न करके यहाँ आ चुका होगा। अब आप ये बताइए कि सेंटर ऑफ मास अपने प्रीवियस पॉइंट से कितना फॉल किया, ये डिस्टेंस, ये आपके लिए डेल्टा एच, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। और ये थीटा एंगल से रोटेट हुआ होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे। आप यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 बोल सकते हो ना, सेंटर ऑफ मास तक का ये डिस्टेंस आपका L/2, हाँ या ना बताना, ये डिस्टेंस बोल सकते हैं L/2, मिड Yes, पॉइंट होगा yes, ये। sir. और ये वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है विच इज डेल्टा एच सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस। तो ये L/2 और ये हाइट कैलकुलेट करनी है, ये थीटा एंगल है, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे तो ये एक्चुअली आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी L/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, और mg के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वर्क बाय ग्रेविटी विल बी mg मल्टीप्लाइड बाय L/2 साइन ऑफ थीटा। अच्छा, इस केस में क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, मोशन डाउनवर्ड हुआ है, तो वर्क का साइन पॉजिटिव यूज करेंगे आप। तो ओरिएंटेशन बदलने का सबसे ज्यादा काम पड़ता है हमको रोटेशनल मैकेनिक्स में, वहां पर जब वर्क कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरीके के मेथड्स लगाएंगे। बट ये मेथड हमें तभी काम कर पाएंगे जब हम लोग को पता हो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है किसी बॉडी का। और नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स का तो ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सेंटर ऑफ मास में हाफ ऑब्जेक्ट्स में। जैसे हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, हाफ हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, इनमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये काम एक बार अपने आप कर लेना, आज ही कर लेना, आप किसी बुक से उठा करके सारे सेंटर ऑफ मास नोट कर दीजिए। दो तीन काम हमको अभी से करने पड़ेंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, और अगर एक और एक्टिविटी हम लोग करना चालू कर दें तो फायदा होगा। जो बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर वो याद कर ले तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तुम लोग का। ठीक है, ये एक केस हुआ यार, मतलब ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन बदलने के टाइम पर ग्रेविटी का वर्क कैसे निकालते हैं, ये प्रोसेस था। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सेकंड कैटेगरी, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वहां भी बदलती है जब फ्लूइड मैकेनिक्स में जाते हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स में मेल्टिंग ऑफ आइस करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फेज चेंज होते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे जब आइस मेल्ट कर जाए और वाटर में कन्वर्ट करे, तो हम लोग को पता है कि आइस सॉलिड स्टेट है और वाटर लिक्विड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट में डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और लिक्विड के स्टेट में जाने पर डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब डेंसिटी का फर्क आता है। हालांकि आइस और वाटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, आइस की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है कि जब ये मेल्ट होता है तो इनके वॉल्यूम में डिफरेंस आता है। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए कि फॉर एग्जांपल कहा जाए कि एक कंटेनर है जिसका एरिया कैपिटल ए है, कंटेनर ऑफ एरिया कैपिटल ए, और उसके अंदर टोटल आइस बनी हुई है। यहाँ पर आइस यहाँ पर अंदर फ्रीज है, बड़े से कंटेनर में पूरा आइस बना हुआ है, और वो आइस h हाइट तक बना हुआ है, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से किसी वजह से वो आइस मेल्ट करके पानी बन जाता है। तो इस प्रोसेस में ग्रेविटी ने क्या वर्क किया मेल्टिंग ऑफ आइस में। तो अब एक बार में सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ग्रेविटी ने क्या काम किया होगा, यहाँ पर ग्रेविटी के वर्क का कोई काम समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, बट वर्क हुआ है, ग्रेविटी का वर्क हुआ है। यहाँ पर कैसे हुआ देखिए, अगर इस आइस का मास m मान लेते, ये बताओ मेल्टिंग होने के बाद क्या इस आइस के मास में कोई फर्क आएगा, मतलब अगर ये आइस मेल्ट करके लिक्विड बन जाए
तो क्या Yes, मास sir. बदल जाएगा? मतलब 1 किलोग्राम आइस होगी, मेल्ट करके क्या वो 2 किलोग्राम पानी हो जाएगा? Sir, no, sir. No, sir. मास तो उतना ही रहेगा ना यार। लेकिन सर आइस तो कम हो जाएगी ना। हाँ, हाइट में वेरिएशन आएगी क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है, और आइस की डेंसिटी कम होती है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस वाली जो होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 900 डेंसिटी थी, 1000 हो गई, डेंसिटी ज्यादा हो गई। ज्यादा डेंस होंगे तो वॉल्यूम कम मिलेगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हाइट कम हो जाती है। और क्या हो जाएगी नई हाइट अगर कैलकुलेट करनी हो कि ये हाइट कितनी होगी अगर एच डैश मान लें इसको, तो इसका तरीका ये रहेगा कि मास तो उतना ही रहेगा, यानी कि एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट विच इज द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को डी से डिनोट कर रहे हैं, डी फॉर डेंसिटी, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइस should be same as area into h dash and the density of water। इससे निकाल सकते हैं कि h dash की क्या वैल्यू मिलेगी मास कंजर्व करके। और जब आइस के फॉर्म में थे तो सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे था? जब ये आइस के फॉर्म में था तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो h/2 था, और जब वाटर के फॉर्म में चले गए तो वही सेंटर ऑफ मास h'/2 पे है। तो कितना फॉल कर गया वो, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे चला गया, फ्रॉम h/2 टू h'/2। तो सेंटर ऑफ मास जो हाइट नीचे जा रहा है वो आप लिख सकते हो h/2 माइनस h'/2, h/2 माइनस h'/2, ये सेंटर ऑफ मास नीचे गया, और मल्टीप्लाइड बाय mg इज द वर्क बाय ग्रेविटी, और उसमें h' की वैल्यू रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आंसर बन जाएगा mg/2, mg/2, और h' की वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगी जब वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा mgh/2, और वैल्यू ऑफ h' सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 माइनस डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। थोड़ा सा तुम भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कभी कभी हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाती है। ये देख लीजिए क्या यही वर्क बाय ग्रेविटी आ रहा है सॉल्व करके, mgh/2 इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये रेशियो 0.9 का आता है, आइस की डेंसिटी बाय वाटर की डेंसिटी 0.9, यानी 1 माइनस 0.9, यानी कुल मिलाकर के यहाँ 0.1 का टर्म आ जाएगा, 0.1 mgh/2 यानी कि mgh/20। ठीक है भाई? Yes, sir. mgh/2। Yes, sir. अब ऑप्शंस में क्या होता है, पेपर के टाइम पर जब mgh/20 हम अपने ऑप्शन में देखते हैं तो दिमाग वही काम करना बंद कर देता है कि ये 20 कहाँ से घूम रहा है, 20 का टर्म कैसे लाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम बहुत ज्यादा ऑप्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, हमारा दिमाग ऑप्शन देख करके चलने लगता है। तो ये सेकंड कैटेगरी है ग्रेविटी के वर्क डन की। एक कैटेगरी थी ओरिएंटेशन चेंज करना, सेकंड कैटेगरी चेंज ऑफ स्टेट, मेल्ट करना, फ्रीज, उल्टा हो जाए रिवर्सिबल प्रोसेस कर दो, वाटर से फ्रीज करें। और इन सभी वर्क का यूज थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा है, एंट्रोपी कैलकुलेट करना, मतलब बहुत सारे आगे एप्लीकेशन है इनके। तीसरा केस थर्ड केस में आता है, ओरिएंटेशन चेंज किया, स्टेट चेंज किया, 2 केस हो गए। तीसरा केस और इसको थोड़ा डिफरेंट आराम से देखिएगा, इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल एक चेन है, यूनिफॉर्म चेन, जो कि अल्फाबेट यू के फॉर्म में है, अ यूनिफॉर्म चेन इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट यू, इंग्लिश का जो यू होता है
अल्फाबेट यू के फॉर्म में चेन, एंड इसको सपोर्ट दिया गया है, इसको हैंग किया गया 2 पॉइंट्स के साथ, 1 and 2 suspended. This chain is suspended at point 1 and suspended at point 2. Uniform chain of mass m and length l. ये वाला पोर्शन आप अवॉइड कर सकते हो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, इस पोर्शन को 0 मान सकते हैं। ये जो छोटा सा कर्व बन रहा है इसको नेग्लिजिबल लेंथ का मान लें, यानी कि एक तरीके से l/2 लेंथ यहाँ पर और l/2 लेंथ यहाँ पर, इस पोर्शन को आप ऑलमोस्ट 0 मान लें। तो 0 नहीं मानेंगे तो भी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल के लिए 0 मान रहे हैं। ये चेन और ये चेन दोनों हाफ लेंथ की है, यूनिफॉर्म चेन है। अब किसी ने ये वाले स्ट्रिंग कट कर दी, स्ट्रिंग नंबर 2 कट किया जा रहा है। तो जैसे ही हम स्ट्रिंग नंबर 2 को कट करेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही आप स्ट्रिंग नंबर 2 ये वाला धागा कट कर दोगे तो ये जो चेन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही थी ये तुरंत नीचे गिर जाएगी, एंड नाउ दिस चेन विल बिकम लाइक अ कंप्लीट वर्टिकल स्ट्रेट चेन। कुछ ऐसे बन जाएगा ये पूरी तरीके से। यस सर। हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी? क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी? तो इस क्वेश्चन को हम कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं कि मतलब ये क्या, ये को क्या कौन सा तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का कि भाई स्ट्रिंग काट दिया तो क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऑल्टरनेटिवली एक और काम कर सकते हैं। ये बताइए क्या ये पूरा का पूरा मास मूव कर रहा है हमारे लिए? नो सर। नो No, सर। sir. कितना मास मूव कर रहा है यहाँ पर? जरा ध्यान से देखिए। अप्रोक्सीमेटली m/2। हाँ सर, अगर इसको नेग्लेक्ट किया तो। हाँ देखिए मैं कलर कर देता हूँ, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन तो जहां था वही नहीं रह गया, ये तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पोर्शन तो जैसा था वैसे ही है, इसमें तो कोई चेंज किया नहीं आपने। चेंज कौन सा पार्ट हुआ? अगर हम ध्यान से देखें तो चेंज ये वाला पोर्शन हुआ, जो ये पॉइंट 2 से कनेक्टेड पार्ट था, ये वाला पार्ट अब नीचे चला गया। तो मोशन तो इतने ही पार्ट का होगा ना सर, सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ मूव किया है। बोलो। Yes, sir. यस सर। यस मतलब Yes, दिस sir. पार्ट इज मूव्ड, बाकी सेकंड एक पार्ट तो वही जहां था वैसे ही। तो यानी कि m मास मूव नहीं कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है m/2 मास, और उसका सेंटर ऑफ मास, जो पार्ट मूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास देखिए, इसको छोड़ दें आप, इससे कोई मतलब नहीं हमें। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन, इस डॉटेड लाइन से l/4 डिस्टेंस ऊपर होगा, यस सर। Yes, sir. और अब वही सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेम डॉटेड लाइन l/4 नीचे आ गया होगा। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास फॉल कितना किया यहाँ पर अगर देखा जाए, कितना डिस्टेंस नीचे आया, विच इज डेल्टा एच सेंटर ऑफ मास। L/2 ये l/2 नहीं है, l/4 ऊपर से l/4 नीचे चलेगा, l/2 इंटू जी, बट इसमें m मल्टीप्लाई नहीं होगा। m/2। m/2 मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी का वर्क निकालने के लिए, क्योंकि ये वाला m/2 मूव ही नहीं किया इसने। तो जो मास मूव कर नहीं रहा वहां पर तो ग्रेविटी का 0 वर्क डन है, जो मास मूव कर रहा है उसका वर्क डन कैलकुलेट करिए, और ये प्लस का साइन आएगा बिकॉज मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई है, प्लस mg l/4 हो गया। सर अगर पूरा मास कंसीडर करते हैं तब भी तो सिर्फ 3/4 का चेंज आता।
हाँ तब भी वही आता, मान लीजिए अगर करते तो भी सेम ही चीज आती है। सर लेकिन कंसिडर क्यों करेंगे, वो तो मोशन ही नहीं कर रहा है। बात कह रहे हैं वो, उनका कहना है कि मान लो अगर हम करते भी तो भी सेम ही चीज आती है। यस हाँ कोई बात नहीं, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लिया भाई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. sir. ठीक। अब इसके और भी क्वेश्चन, चेन वाले में बहुत सारे वैरायटी हैं इसके क्वेश्चंस के, जैसे कि एक तो बड़ा फेमस क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आता था कई बार, वो ये वाले क्वेश्चन नहीं होते थे कि कोई एक चेन है जो थोड़ी सी टेबल के ऊपर है और बाकी टेबल के नीचे है, इस तरीके की। तो मान लिया जाए कि 2l/3 पार्ट ऊपर है और l/3 पार्ट नीचे है, हैंग कर रहा है, 2l/3 ऊपर और l/3 नीचे, और इसको हम पुल कर रहे हैं, और पुल करके ये पूरी चेन टेबल पर लाना चाहते हैं। मतलब कि फाइनली कुछ ऐसा हो जाए, फाइनली हम ये चाहते हैं कि ये पूरी चेन टेबल पर है, ये टोटल लेंथ L ऑन द टेबल है, ये हम चाहते हैं। तो इस प्रोसेस में ग्रेविटी का वर्क कितना रहा, वर्क बाय ग्रेविटी। देखिए इसमें कितना मास मूव कर रहा है यहाँ पर हमारे लिए, सर L/3 वाला पोर्शन। हाँ एक्चुअल में मास तो 2l/3 भी चल रहा है। सर लेकिन उसका ऊपर मोशन नहीं हो रहा, वर्टिकल। ये जो 2l/3 है सर इसका उसमें कोई चेंज हॉरिजॉन्टल, नहीं आएगा। इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, Yes, sir. और l/3 में वर्टिकल मोशन हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट किसकी बदलेगी, L/3 वाले की या फिर L/3 2l/3? L/3. L/3 वाले की। तो आप सिर्फ L/3 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें तो सेंटर ऑफ मास के हाइट में चेंज निकालना है। 2l/3 पहले भी टेबल पर था, अभी भी टेबल पर है, तो उसके सेंटर ऑफ मास में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो L/3 है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास टेबल से L/6 था, अब वो टेबल के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब वो L/6 ऊपर गया इंटू जी, और क्योंकि ये L/3 मास है, M/3 और ऊपर गया है, माइनस वर्क बाय माइनस दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसका एक तरीका पोटेंशियल एनर्जी मेथड से भी होता है। वैसे एक ऑप्शन और भी होते हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगा करके भी ग्रेविटी का वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, Yes. यस यस अब मैं एक यहाँ पर क्वेरी करने जा रहा हूँ कि क्या इस क्वेश्चन में भी हम वो काम कर सकते थे क्या कि पूरे चेन का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते? No, sir. नो सर। जैसे हाँ, इसलिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो ये हो रहा था कि अगर हम पूरे चेन का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते तो भी हमारा आंसर आ जाता, इसमें नहीं आएगा। क्या पूरे चेन के सेंटर ऑफ मास में भी L/6 डिस्टेंस मूव की है? देखिए सर हाँ, इस चेन को एक काम करते हैं, ये चेन को हम थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं आपको L शेप में। इस पूरी चेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? अगर ये L/3 और ये देखिए L/3 वाले का सेंटर ऑफ मास तो इसका मिड पॉइंट होगा C1, और 2l/3 वाले का सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट होगा C2, और इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास C1 और C2 को मिलाने वाले लाइन पे कहीं होगा।
तो क्या ये भी उतनी ही हाइट जाएगा जितनी हाइट ये सेंटर जा रहा है? L/3 का sir. सेंटर जितना हाइट ऊपर जा रहा No, है sir. नहीं। No. No, sir. इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हम फोकस करें उस मास के ऊपर जिसके सेंटर ऑफ मास की हाइट में कोई चेंज आया हो। मतलब उस मास को नेग्लेक्ट कर सकते हो जिसने मूव नहीं किया या जिसने हॉरिजॉन्टल मूव किया। और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे देखिए थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। जो चेन हम अभी ले रहे थे, अगर वो चेन एक सेमी सर्कल के फॉर्म में होती, अब ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अ चेन इन अ सेमी सर्कुलर फॉर्म और ये सस्पेंडेड है बाय द टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग 2 एंड स्ट्रिंग 1। टोटल मास इज m, टोटल लेंथ इज l। टोटल लेंथ का मतलब ये वाली लेंथ है, सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। टोटल लेंथ मतलब हाफ सरकमफ्रेंस। और इसमें फिर हमें स्ट्रिंग 2 को कट कर देते हैं। स्ट्रिंग 2 को कट करने के बाद ये चेन जो सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री में है, ये एक लीनियर ज्योमेट्री में आ जाएगी। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग 2 को कट करोगे, ये चेन पूरी तरीके से स्ट्रेट फॉर्म में हो जाएगी। बोलिए। Yes. इतना हाँ, मतलब ये सिचुएशन होगी आफ्टर स्ट्रिंग 2 इज कट, उसके बाद चेन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास, अब यहाँ पर मैंने कहा मेमोरी बेस क्यों कहा, जिनको तो ये पता होगा कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास, वो आपको बता देते हैं। किसी भी हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब ये वही सर्किल का सेंटर, उससे 2r/π। जिनको नहीं मालूम है वो याद कर लेंगे, आगे से इसको याद रखना है आपको कि हाफ सर्किल के सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होती है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r/π डिस्टेंस। और ट्रस्ट मानो ये एग्जाम में गलत होने वाला क्वेश्चन। कई रीजन है जिस वजह से क्वेश्चन ये एग्जाम में गलत होगा। पहला रीजन, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नहीं मालूम होगी तो गलत हो सकता है, उसके बाद भी गलत होने के चांसेस हैं। जब ये चेन वर्टिकल पॉइंट पर हो जाएगी तो इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो होगी वो L/2 हो जाएगी। फ्रॉम दिस पॉइंट L/2। तो अब ये सेंटर ऑफ मास कितना फॉल किया यार नीचे, कितना, अगर ये देखा जाए तो ये आपका डेल्टा H हुआ सेंटर ऑफ मास का, विच इज L/2 माइनस 2r/π। और R को हमें दिया नहीं क्वेश्चन में, तो R हमको निकालना पड़ेगा। लेंथ गिवन है विच इज हाफ सर्कल, तो लेंथ ऑफ हाफ सर्कल पाई इंटू R, वहां से R भी कैलकुलेट होगा अभी। तो ये कुल मिलाकर के आपका चेंज इन द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। एंड नाउ वर्क बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू mg मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म विद अ पॉजिटिव साइन। तो सेकंड मिस्टेक होने का चांस ये होता है, जल्दीबाजी में हमने कई बच्चों को देखा है वो R और L को डिफरेंशिएट ही नहीं करते, ये जल्दीबाजी में R इक्वल टू L/2 कर देते। एग्जाम टाइम की प्रॉब्लम्स बता रहे। अभी आप लोग को तो क्लियर हो गया ना कैसे करना है इसको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक। इसीलिए बोल रहा हूँ ये याद कर लो यार, ये याद कर लीजिए, क्योंकि इसको डिराइव तो करेंगे नहीं वहां बैठ करके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होती है। और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम चेन वाले क्वेश्चंस में आती है, जो चेन टाइप के प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम इसलिए चेन, अगर चेन तो
लीनियर है फिर कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर चेन सर्कल के फॉर्म में दे दी गई तो फंस जाते हैं हम लोग। फिर ऑप्शन ये बचता है कि या तो कैलकुलस यूज करें। तो अभी हम और ज्यादा क्वेश्चन चेन के ऊपर नहीं कराएंगे, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास की लिस्ट आप सबको बता दें, उसके बाद करेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ट्यूब है जिसका एरिया आप मान लो एरिया इसका A1 है, पैरेलल में एक और ट्यूब है जिसका एरिया आप कह सकते हो A2। और ये दोनों ट्यूब आपस में कनेक्टेड है, बट जो कनेक्शन है वो बहुत ही नैरो ट्यूब से कनेक्टेड है, मतलब कि इसके अंदर जीरो वॉल्यूम कह सकते हो। नैरो ट्यूब का मतलब होता है इसमें जीरो वॉल्यूम रहेगा। तो डायग्राम तिरछा बना हुआ है, सीधा है डायग्राम। और इसमें यह है कि ट्यूब 1 में एक मतलब वाटर फिल किया गया है अप टू द हाइट ऑफ H1, और ट्यूब 2 में वाटर फिल किया गया है अप टू द हाइट ऑफ H2। एक तरफ H1 हाइट का वाटर है, एक तरफ H2 हाइट का वाटर है, और इनिशियली इसके अंदर एक क्लोज वॉल्व था जिस वजह से वाटर लेवल डिफरेंट थे। यहाँ पर क्लोज वॉल्व की वजह से इधर का वाटर लेवल ज्यादा था, इधर का वाटर लेवल कम था। नाउ इस वॉल्व को ओपन कर दिया जाए तो नेचुरल सी बात है, जैसे ही इस वॉल्व को ओपन करेंगे तो पानी फ्लो करेगा। अभी आप खुद सोच सकते हो कि पानी कौन से ट्यूब में से कौन सी ट्यूब की तरफ जाएगा जब वॉल्व ओपन करेंगे, तब सोच सकते हैं इसको, ये बताना पड़ेगा मुझे, Yes, sir. Yes, Yes, sir. है sir. ना। तो आफ्टर द इससे वॉल्व इज करते हैं। ओपन, है ना, खोल देते हैं इसको। व्हाट इज द वर्क बाय ग्रेविटी? तो देखो ट्राई कैसे करेंगे इसको, वर्क बाय ग्रेविटी इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। Sir, area same है ट्यूब का। A1 A2 एरिया अलग अलग है, एक पतली ट्यूब एक मोटी ट्यूब इस टाइप से लगा सकते हैं। मतलब ये थोड़े आउट ऑफ ट्रेंड हट करके क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्क में हम बहुत आराम से फॉर्मूला लगा देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है ये। और हमने देखा इन्हीं में दिक्कत ज्यादा होती है क्वेश्चन करने में स्टूडेंट्स को। बाकी तो 11th के बोर्ड लेवल पर थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है सभी में। वॉल्व खोलने के बाद ओपन कर दिया जाए, वॉल्व को ओपन कर दे, सर दोनों एंड की जो सब वाटर की हाइट इक्वल हो जाएगी। हाँ ये तो क्लियर है कि दोनों तरफ पानी का लेवल सेम हो जाएगा। और वो लेवल कितना आएगा, ये सही है कि जैसे ही आप सर वॉल्व दोनों के ओपन बीच करोगे में इधर से कुछ पानी उधर चला जाएगा, इधर से लिक्विड ट्रांसफर करके इधर आ जाएगा, और एक दोनों तरफ एक कॉमन लेवल आएगा। क्या कोई बता पाएगा वो कॉमन लेवल कितनी हाइट पर आएगा? बता पाओगे ये कॉमन लेवल जो आएगा वो किस हाइट पर आएगा? सोच के बताओ या तो देख के बताओ।
सर आ रहा है A1 H1 plus A2 H2 upon A1 plus A2 by 2. बाई 2 भी आ रहा है। क्या लॉजिक लगाओगे कॉमन लेवल निकालने के लिए? प्रिंसिपल तो बताओ बेटा, कौन सा सर अपॉन कंसेप्ट? 2 नहीं आ रहा है सर। सर अपॉन 2 नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, करेक्ट करा क्या गया है मतलब इस क्वेश्चन में आखिर इस सर लेवल दोनों इनिशियली और फाइनली वॉल्यूम सेम होंगी सर दोनों कॉलम्स की। वॉल्यूम मिला के। कंजर्व किया गया? ठीक है, वॉल्यूम कंजर्व किया गया। यहाँ का एरिया A1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ की हाइट H1, A1 H1। यहाँ का एरिया A2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ की हाइट H2 इक्वल टू, बाद में दोनों तरफ कॉमन हाइट हो गई, तो A1 इंटू कॉमन हाइट प्लस A2 इंटू कॉमन हाइट। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से निकाल सकते हैं कि वो कॉमन हाइट क्या है, और इससे कॉमन हाइट मिल जाएगी A1 H1 प्लस A2 H2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। अब इसके बाद समझो आप, जब ये लेवल कॉमन हो जाएगा, एक बार नजर रखना बोर्ड के ऊपर, जहां पर ये H2 का लेवल था, H2 का लेवल, इस लेवल पे ध्यान दीजिएगा जरा। जो H2 वाला लेवल था, उस लेवल के नीचे तो पहले भी पानी था और अभी भी पानी है। क्या इस लेवल के नीचे कुछ मास चेंज हुआ हमारा? नो सर। No. नहीं हुआ। क्या इसमें लेवल H2 और इस कॉमन लेवल के बीच में इनिशियली यहां पर कुछ नहीं था, फ्री स्पेस था, ये फ्री स्पेस, और उस कॉमन लेवल से H1 के लेवल तक, कॉमन लेवल से H1 के लेवल तक यहां पर कुछ वाटर था। जब लेवल इक्वलाइज होगा तो यहां पर फ्री स्पेस आ जाएगी और यहां पर वाटर फिल हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ये वाला पार्ट यहां पर ट्रांसफर हो गया। ये चीज को समझो ध्यान से आप, अगर ये बात समझ पाए। एक तरीके से यही चीज तो हुई कि क्योंकि जब लेवल बराबर हो जाएंगे तो यहाँ फ्री स्पेस हो जाएगी, और पहले यहाँ पर पानी था, और पहले यहाँ पर फ्री स्पेस था, बाद में पानी आ रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं मान सकते कि ये वाला वाटर इस पार्ट में ट्रांसफर किया गया है। यस सर। यस कर सकते हैं इसे, क्योंकि बाकी का वाटर तो जैसा था वैसे है ही है। यहाँ से वाटर डिलीट हुआ और यहाँ पर वाटर ऐड हुआ है, तो एक ट्रांसफर किया है मास को एक साइड से दूसरी साइड पर। ये कितना मास है जो ट्रांसफर हुआ है? कितना मास इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रांसफर किया गया? तो हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी, और ये मास कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रांसफर हुआ है, ये हाइट, टोटल हाइट H1 में से कॉमन हाइट को माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय एरिया A1 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से निकल गया कि वो मास है जो ट्रांसफर हो रहा है। और इसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि वर्क बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए, मास इंटू जी, यहाँ जो m लिख रहे हैं वो ये वाला m है, जो ट्रांसफर मास हुआ है यही वाला मास यहाँ पे रखना है, सेम मास। और जिस मास को ट्रांसफर किया है उसमें एक और बात हुई है, सारा फोकस इसे ट्रांसफर्ड मास के ऊपर रखिए। जिस मास को ट्रांसफर कर रहे हैं सारा फोकस इसके ऊपर, इसका सेंटर ऑफ मास, ट्रांसफर वाले मास का सेंटर ऑफ मास, इसकी हाइट कितनी होगी देखो आप, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्रांसफर्ड पार्ट, ये हाइट हाफ ऑफ H1 माइनस कॉमन हाइट होगी। यस सर। ठीक,
और इधर जब दूसरे साइड ट्रांसफर होके गया तो वही उसी का सेंटर ऑफ मास इस कॉमन लेवल के नीचे है, और वो कॉमन लेवल से कितना नीचे है, हाफ कॉमन हाइट माइनस h2। तो जो मास लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर के साथ एक और बात हो गई, उस मास का सेंटर ऑफ मास कॉमन लेवल के ऊपर था और ट्रांसफर होने के बाद उसका सेंटर ऑफ मास कॉमन लेवल के नीचे है। तो फिर कितना मूव किया उसके सेंटर ऑफ मास ने, यानी सेंटर ऑफ मास कितना डाउनवर्ड मूव किया गया है, तो वो हम लिख सकते हैं। तुम लोग में से कोई बता दो कितना मूव किया है सेंटर ऑफ मास ने। तो दैट कैन बी h1 minus hc हाफ ऑफ h1 माइनस hc प्लस हाफ ऑफ, एक बार चेक कर लेना जरूर, ये थोड़ा सा धीरे धीरे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन टच कर रहे हैं भाई। पहले आप इस Yes. कॉमन लेवल के ऊपर थे, अब उस कॉमन लेवल के नीचे हैं, तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, सेंटर ऑफ मास के इनिशियल पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्या ये इन दोनों हाइट को ऐड करके नहीं आएगा? Yes, sir. yes sir Yes, sir. जी, और ये m जो रखेंगे वो ये वाला है h माइनस एच सी इंटू a1d, और hc की जो वैल्यू है वो यहाँ से कैलकुलेट हो रही है। तो ये थोड़े से, मैंने कहा था ना, ग्रेविटी का वर्क जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, हटा दें इसे, Sir, Yes, sir. अभी नोट नहीं किया है। कल नोट कर दो, आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट भाई अपने आप कर लेना, थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बड़ी यूनिट है, उसमें टाइम चाहिए। तो कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग थोड़ा सा तुम लोगों से करवाएंगे। मतलब अगर हम डेरिवेशन स्किप कर जाए ना सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करने की, तो काफी टाइम बच जाता है क्वेश्चन करने के लिए। भाई नोट कर लेना तो बता देना है मुझसे। हो गया सर। Yes, sir. ओके, चलो बाकी और प्रैक्टिस करेंगे तब बता देंगे इसमें और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नाउ एक बार हम जल्दी से समरी देखें। अब समरी जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके उसके लिए है, मतलब फाइनल रिवीजन नोट्स कैसे बनते हैं वो देखिए। मतलब किस तरीके से दो लेक्चर्स को समराइज किया जाए। तो चैप्टर आपने पढ़ा है वर्क का, हम कैसे इसको किस तरीके से हम रिवीजन नोट्स तैयार करेंगे अपना, देखो। तो हमने यहाँ पर बनाया बाय ग्रेविटी, और यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया प्लस माइनस एम जी इंटू एच बाय स्प्रिंग, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट यही है, मतलब प्रिपरेशन का सबसे बड़ा पार्ट है कि अपना नोट्स किस तरीके से कॉम्पैक्ट किया जाए। तो स्प्रिंग के वर्क के लिए हाफ के एक्स आई स्क्वायर
माइनस XF स्क्वायर। नॉर्मल टेंशन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन, इनके बारे में इनका टोटल वर्क कितना आता है, तो टोटल वर्क ऑफ 20 एक साथ हो गया, मतलब अब आराम से रिवाइज हो गया मेरा सब कुछ। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में रिकॉल करें अगर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के केसेस में जो वर्क डन मिला था आपको, मेन नोट्स में से निकाल के देखो, इसका वर्क डन जो आया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वाज माइनस ऑफ द फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डी। देखो ये नोट्स आप बनाओ अपने मेन नोट से, एक्सप्लेनेशन वहां है, जब न्यूमेरिकल करना चालू करोगे तो इससे करो आप। इसमें डी क्या था, रिलेटिव डिस्टेंस। अगर दो ब्लॉक्स के केस में है, अगर दो ब्लॉक के केसेस में हो तो डी रिलेटिव डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। और सिंगल ब्लॉक के केस में ये डी डिस्टेंस बाय द ब्लॉक है, डिस्टेंस बाय ब्लॉक। ये गलत होने वाला पॉइंट हो सकता है। डिस्टेंस फॉर अ सिंगल ब्लॉक एंड रिलेटिव डिस्टेंस फॉर अ 2 ब्लॉक सिस्टम। उसके अलावा हमने और जो अपने नोट्स थे वो तैयार कर लिए कि हमारा अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क को कैलकुलेट करते हैं एफएस कॉस थीटा से। अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है, ये सब अभी डिस्कस करना है वैसे, हालांकि बहुत बेसिक चीजें हैं यार। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क एफएस कॉस थीटा से, अगर फोर्स आपका वेरिएबल है तो वर्क की कैलकुलेशन की जाती है बाय द इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमने बताया नहीं है वैसे, जरूरत है कोई इसको, या आपको आइडिया है इसके बारे में कि वर्क इंटीग्रेशन से कैलकुलेट किया जाता है अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो? प्रैक्टिस इंटीग्रेशन करें। है, यस हाँ जी। ये वन डायमेंशनल फोर्स के लिए ये होता है, फोर्स की जब डायमेंशन सिर्फ एक हो, मतलब कि फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा हो। अगर फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो यहाँ डी वाई आएगा, फोर्स जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा तो यहाँ पर डी जेड आएगा। मतलब दिस इज वर्क ऑफ वन डायमेंशनल फोर्स। और अगर 2 डायमेंशन की फोर्स होती है, मतलब उसका एक एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, तो उसके वर्क को कैलकुलेट किया जाता है। वर्क डन बाय 2 डायमेंशनल फोर्स इज कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेप है, इसमें कोई समझाने वाला पार्ट है नहीं है। नेचुरली 3 डायमेंशन होगा तो फिर एफ जेड डी जेड हो जाएगी। साथ में एक और पॉइंट होता है, अगर हम कैलकुलस से और इंटीग्रेशन को रिलेट कर लें कि इंटीग्रेशन का कैलकुलस में जो मतलब निकलता है, तो इंटीग्रेशन इन कैलकुलस मींस एरिया अंडर द कर्व। तो वर्क कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एरिया ऑफ फोर्स एक्स ग्राफ। अब इससे क्या हुआ, हमारा वर्क का पूरा चैप्टर एक छोटे से पार्ट में रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट। इससे ज्यादा किसी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती भी नहीं है। समझ आए चैप्टर समराइज कैसे करेंगे हम लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और ये हर चैप्टर में करते रहिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, हर चैप्टर में करते रहिए। और वीकली या 15 दिन में इसको बार बार देखते रहा जाए, इसको देखने में बहुत ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं कोई। और जब वर्क की एक्सरसाइज कम कर रहे हो कोई,
कोई एक्सरसाइज वर्क की कर रहे हो या HCV सॉल्व कर रहे हो तो बस इसको सामने रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जहाँ अब इसके साथ हमने पहले बताया था तुम लोगों से कि अपने मेन नोट्स में अपने स्टिकर्स लगा दो। जहाँ पर ग्रेविटी का वर्क समझाया गया वहां पर उसका स्टिकर लगा दिया, जहाँ पर स्प्रिंग का वर्क है वहां लगा दिया। तो इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है तो अपना वो पेज खोल करके क्लास के एग्जाम्पल देखिए, उस एग्जाम्पल से क्वेश्चन में हेल्प मिल जाती है। खैर ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सब याद होगा हमें। जरा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लो जल्दी से, वर्क वाले, इसके ऊपर वेरिएबल फोर्स के वर्क के ऊपर और ग्राफ के ऊपर एग्जांपल लिखिए इसका। बहुत ही एलिमेंट्री एग्जांपल दूंगा। फोर्स 3x स्क्वायर आई कैप, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। 3x स्क्वायर आई कैप है। कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। The force is 3x square I cap. Calculate the work from x equals to 1 to x equal to 4. Purely mathematical question. कुछ नहीं करना है आपको, फोर्स को इंटीग्रेट करना है 1 से 4 की लिमिट डालकर। इससे क्या, तो इट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, लिमिट इज 1 to 4। इसके आगे अपने आप कर सकते हो क्या आंसर रहेगा। जी सर। ठीक चलेगा ना, इसमें टाइम कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई ये तो चलेगा, ये कि कैसे हुआ ये तो। यस सर। ये जानना है आपको कि ये कहाँ से आता है, मतलब यार है ना इसको। सर पता है। ठीक है, तो सीधा देखो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। सपोज दैट फोर्स इज, अब आपको फोर्स दिया जाए 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप। नो दिस इज 2 डायमेंशनल फोर्स, और आपसे कहा जाए कि 1,1 से 3,4 पे गए, 1,1 से 3,4, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस फोर्स। तो अब ये नीचे वाला कंसेप्ट लगा लो। इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस जो y कंपोनेंट है उसका इंटीग्रल, इधर लिमिट x कोऑर्डिनेट की 1 से 3 की, इधर लिमिट y कोऑर्डिनेट्स की 1 से 4 की। बाकी मैथ्स है तो फिर से हो जाएगा ये। ठीक है, इसको बच्चे जल्दी जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ठीक है, अगेन बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में बोलते हैं हम लोग तो इसको। फिर भी क्लास में कोई अगर ऐसा हो जिसको लग रहा है कि नहीं यार ये टफ है तो बता दो भाई। चले और आगे बढ़े। यस सर। अगला एग्जांपल देखो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये 3x स्क्वायर वाई की जगह 3y आई कैप है और 2x जे कैप है। 3y आई कैप और 2x जे कैप। फोर्स का थोड़ा सा फंक्शन चेंज कर देते, और डिस्प्लेसमेंट हुई है 1,1 से, डिस्प्लेसमेंट 1,1 से 2,4 तक गई। 1,1 से 2,4 क्या वर्क हुआ इसमें। डिस्प्लेसमेंट 1,1 से 2,4 करने के प्रोसेस में वर्क क्या किया गया। तो हम तो सिर्फ लगाएंगे इंटीग्रल आई कैप, मतलब कि ये फोर्स का x कंपोनेंट है 3y इंटू dx, जे कैप मतलब कि फोर्स का y कंपोनेंट इंटू dy। जहां dy है y की लिमिट रखेंगे, जहां dx है x की लिमिट रखेंगे। लिमिट आप इसके हिसाब से रखते हो, dx और dy के हिसाब से, इनके हिसाब से लिमिट रखी जाती है।
बट अब दिक्कत क्या आएगी आपको जानते हो? दिक्कत क्या आएगी देखिए, ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर आप फंक्शन y का ले रहे हो और इंटीग्रेट उसको कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ फंक्शन x का ले रहे हो और इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो ऐसा कोई इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं मैथ के अंदर। मैथ में आप हमको ये बताया गया था कि x के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, y के फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है। ये उल्टा सीधा तो चलता नहीं है कि किसी भी फंक्शन को किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो कभी कभी इसमें हम फंस जाते हैं, और फंसे नहीं है एक्चुअली, ये फंसे नहीं है, हम ये कहते हैं कि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। क्या कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसमें, मतलब ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है जिस वजह से हमारा आंसर नहीं आ सकता? वो इंफॉर्मेशन है Y और X relation. हाँ, y और x का रिलेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन ये है कि 1,1 से 2,4 जाने के लिए ट्रेजेक्टरी कौन सी दी थी हमने, पाथ कौन सा चूज किया था। ट्रेजेक्टरी, और ट्रेजेक्टरी को ही हम रिलेशन कहते हैं। अगर हम मैथ की लैंग्वेज में जाएं तो मैथ की लैंग्वेज में मुझे y और x का रिलेशन चाहिए, और फिजिक्स की लैंग्वेज में y और x के रिलेशन को ट्रेजेक्टरी बोला जाता है। यानी इस क्वेश्चन में वर्क कैलकुलेट करने के लिए ट्रेजेक्टरी का पता होना जरूरी है क्वेश्चन में। क्या ये प्रॉब्लम पिछले एग्जांपल में आई थी, इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल? नो सर। उसमें भी No, तो sir. ट्रेजेक्टरी नहीं गिवन थी, पर उसका आंसर तो आ गया था। यानी दो तरीके की फोर्सेस है, एक ऐसी फोर्सेस जिनके वर्क को कैलकुलेट करने के लिए ट्रेजेक्टरी की रिक्वायरमेंट है, और एक ऐसी फोर्सेस जिनके वर्क को निकालने में ट्रेजेक्टरी का कोई काम नहीं। और यही चीज फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रही है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी सभी फोर्सेस जिनके वर्क कैलकुलेशन के लिए ट्रेजेक्टरी इंपॉर्टेंट नहीं है, या यूं कह लीजिए वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेजेक्टरी है, वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो सब कंजर्वेटिव फोर्स, वो सभी फोर्सेस कंजर्वेटिव जिनके वर्क ट्रेजेक्टरी के इंडिपेंडेंट, ट्रेजेक्टरी कोई भी रहे सेम आंसर आएगा। यही बात है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. जी, तो अब थोड़ा सा इसको हटाएं यार, बाकी देख लेंगे। चलिए इसकी ट्रेजेक्टरी बता देते हैं। तो लेट ट्रेजेक्टरीज, लेट द ट्रेजेक्टरीज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? क्या अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? अब ये वर्क निकाल पाएंगे अगर ये चीज Yes, दी जाए sir. तो? आंसर है कि हाँ, Yes, अब आ sir. जाएगा, क्योंकि अब हम y को एक्स स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 3x स्क्वायर dx बन जाएगा, 1 से 2 की लिमिट, और यहाँ पर 2, और जो ये x है वो x को हम रूट ऑफ y लिख लेंगे। इसके आगे तो मैथ्स के थ्रू लगा सकते हैं, इसका मैथ्स के थ्रू आंसर ला सकते हैं, क्या आंसर आएगा। ये सॉरी 2 से 4 होगा, ये भी गड़बड़ है, 2 से 4 हो गया तो क्यों? नहीं नहीं, एक मिनट, सही तो था, सॉरी सही था, सही था, 1 से 4 सही है।
इसका जो आंसर आएगा ये एक्स क्यूब बाई 3, 3 कैंसिल, एक्स क्यूब 8 माइनस 1 7 का टर्म यहाँ पर आएगा, और वो y टू द पावर हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 4/3 एंड देन 4 टू द पावर 3/2, मतलब कि 8। एक बार देखना अगर हमने सही किया थोड़ी, Yes, sir. 28 और इधर 21 और 28 49 होंगे शायद, मेरे ख्याल से 49/3। आप भी वेरिफिकेशन कर देना, हमारा 49/3 आई थिंक इसका आंसर आ Yes, 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 sir. yes, sir. राइट। तो ये तो वर्क आया हमने जब ये ट्रेजेक्टरी मानी। अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने का दुनिया में एक रास्ता तो होता नहीं कोई। आपको अपने घर से कहीं निकल के जाना हो, किसी दूसरी जगह जाना हो, तो न जाने कितने रास्ते होते हैं। तो अगर हम ट्रेजेक्टरी को चूज करें y इक्वल टू 2x, देखिए ये दोनों ट्रेजेक्टरी इन कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं y इक्वल टू 2x सेटिस्फाई नहीं करेगी, हमें कुछ और मानना पड़ेगा मेरे ख्याल से। कोई ऐसी इक्वेशन सजेस्ट कर सकते हो जो 1,1 को भी सेटिस्फाई करता हो और 2,4 को भी सेटिस्फाई करता हो? क्या कोई ऐसी इक्वेशन बन सकती है जो 1,1 को भी सेटिस्फाई करे और 2,4 को भी सेटिस्फाई करे? y equal to 3x plus 1 3x plus 1 1,1 नहीं हो पाएगा सेटिस्फाई इसमें। Sir, y is equal to 3. Sir, y plus 2 equal to 3x. फिर से बोलना y So y plus 2 equal to 3x. मतलब 3x माइनस 2 एक तरीके से। Yes, sir. इसमें x इक्वल टू 1 रखने पर y 1 आ जाएगा, और x को 2 रखें अगर, हाँ तो ये सही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं 2 पॉइंट्स से। हाँ हाँ, ये तो मैं भूल गया, सॉरी, इतना बेसिक पॉइंट भूल गए थे। ठीक, तो अगर ये ट्रेजेक्टरी होती मान लीजिए, तो मेरा आंसर क्या आता? इस सेम प्रॉब्लम का आंसर तो हम कहते हैं आंसर में इंटीग्रल ऑफ 3 और y की जगह 3x माइनस 2 1 से 2, फिर हम कहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 2 और x की जगह रख देते हैं y प्लस 2/3 इंटू dy। अब इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन देखेंगे तो 9 और ये x² 2 4 माइनस 1 3 9 इंटू 3 27/2 एक तरफ आएगा, -6 का टर्म यहाँ पर -6 और 2 माइनस 1 तो -6 हो गया। इधर आ जाएगा 2y/3 का इंटीग्रेशन करेंगे, y² 2 2 कैंसिल, y² यानी कि 16 माइनस 1 15 15/3 5 एंड देन 4/3 और 4 माइनस 1 6 plus 9 3 27/2 plus 3 Sir, 49/3. नहीं -6 है वहाँ, सॉरी स्क्रीन कट हो रही है। 33 हाँ एक बार सर, वेट ठीक कर है। रहा हूँ, देख लो हमने वेट किया है, हो सकता है हमसे गलत हो। क्रॉस चेक कर लेना।
मेरे ख्याल से सही किया वैसे हमने जल्दी। सही है। किसी और का कुछ और आंसर है तो बोल दो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया भाई, ये बता दो 33/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मेरा 49/3 आ रहा है। 49/3 आ रहा है। सर नहीं सर, सर जो आपका आ रहा है सर वही आ रहा है सर मेरा। सर नेगेटिव पॉजिटिव की गलती है मेरी। ठीक। तो अब हमें क्या समझ आ रहा है? देखो, पहले तो हमको ये समझ आया कि कुछ फोर्सेस ऐसी होती है जिनके वर्क कैलकुलेट करने के लिए ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। अब क्या समझ आ रहा है? बिटवीन द टू पॉइंट्स देयर कैन बी वैरायटी ऑफ ट्रेजेक्टरीज। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैथमेटिकली ऐसा तो है नहीं कि इन दो पॉइंट से सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन पास करेगा, दुनिया का कोई और कर्व पास नहीं कर सकता। 1,1 से 2,4 तक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, सर्किल पास हो सकता है, मे भी कोई सर्किल पास हो जाए, मे भी कोई पैराबोला पास हो जाए। तो बिटवीन द टू पॉइंट्स वी कैन हैव वेरियस ट्रेजेक्टरीज फॉर द सेम फोर्स। क्या उसका वर्क दोनों ट्रेजेक्टरी में एक जैसा आ रहा है, या फिर ट्रेजेक्टरी बदलते ही वर्क बदल गया? चेंज हो रहा है सर। चेंज हो रहा है। ऐसी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव। जिन फोर्सेस के वर्क पाथ चेंज करने के साथ चेंज हो जाए, मतलब हमने रास्ता बदल दिया तो वर्क बदल गया, दे आर नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डिपेंड्स अपॉन द ट्रेजेक्टरी। यहां पर भी और यहां पर डिफरेंट ट्रेजेक्टरी डिफरेंट वर्क, ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। फोर्स गिवन एज y I कैप 2y I कैप प्लस 2x j कैप, ये मान लेंगे 2y I कैप प्लस 2x j कैप। और हमें जाना है 1,1 से 2,4 तक। क्या आएगा वर्क? इफ मैं एक पार्ट में कह रहा हूं y = x² है, और दूसरे पार्ट में वही ट्रेजेक्टरी जो हमने बताई थी 3x - 2 वाली, ये दो ट्रेजेक्टरीज है, इनका देखते हैं क्या वर्क आए। तो पहले तो हमने वर्क को यहाँ लिखा है इंटीग्रल ऑफ फोर्स का x कंपोनेंट उसके साथ dx, देन इंटीग्रल ऑफ फोर्स का y कंपोनेंट इंटू dy। यहाँ पर 1 से 2 x कोऑर्डिनेट के लिमिट, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1 से 4 के लिमिट। अब जब हम a पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 को बाहर ले लेते हैं, y की जगह x², इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा, और x की जगह पर √y इंटू dy, और ये 1 से 4 तक की वैल्यू तुम लोग खुद निकाल के देखो एक बार।
और जब बी पार्ट में जाएंगे तो यही वर्क लिखना होगा, सेम इंटीग्रेशन 1 से 2, 2 आउटसाइड, बट y की जगह पर अब की बार 3x - 2 लिखेंगे। और यहाँ पर x की जगह पर y + 2/3। x³ पहले वाले का आ जाएगा x³ 3 2/3 और वो क्यूब 8 7 2/3 14/3। पहले वाले का 14 आ रहा है। चेक कर Yes, लेता हूँ। ये 4/3 और 7 28/3 हाँ 42/3 14 हो गया टोटल आंसर। पहले वाले का पूरा आंसर आपका 14 आ रहा है। हम दूसरे वाले में बदल देते हैं। x dx x²/2 3/2 ये 2 कैंसिल 3 बचेगा x² 9 -2 और ये 2 -4 और 2 - 1 तो -4 y²/2 ये 2 गया 15/3 5 2 to 4/3 into 3 4 ये भी 14 आ रहा है। कर लो आराम से वेरिफिकेशन कर लो फिर। Yes, sir. और वैसे बच्चा आप लोगों से फिर कह रहे हैं ये पार्ट बहुत फास्ट करना होगा हमें, मतलब अगर हम चाहते हैं पेपर के पॉइंट से चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा हो तो ये बहुत हम लोग इसको बहुत एलिमेंट्री लेवल के इंटीग्रेशन मानते हैं जो कि बहुत फास्ट कैलकुलेट करनी चाहिए। और इसमें क्या हेल्प करता है जैसे आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद रहना चाहिए हमें, तो ये तब ये फायदा होता है। मतलब एक और एक्सरसाइज करने के लिए होती है कि कम से कम 50 तक के नंबर्स का स्क्वायर और 50 तक के नंबर का 50 भी कर सकते हो तो एटलीस्ट 25 तक का स्क्वायर और क्यूब याद रखिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के बहुत काम करते हैं। मतलब ठीक है, ये पॉइंट बताओ दोनों ही 14 आ रहे हैं, मतलब कि हमने ट्रेजेक्टरी चेंज भी कर दी तो भी मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा है, वर्क ही सेम 14 एंड 14। तो ऐसी भी फोर्सेस हैं जिनके वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेजेक्टरीज हैं और ऐसी भी फोर्सेस हैं जिनके वर्क ट्रेजेक्टरी पर डिपेंड करते हैं। दोनों तरीके की फोर्सेस हैं। जिन फोर्सेस का वर्क किसी भी ट्रेजेक्टरी के लिए बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स के लिए कोई भी ट्रेजेक्टरी ले लो आप, अगर सेम वर्क आ रहा है आपका दे आर कंजर्वेटिव, और डिफरेंट वर्क आता अगर तो ये नॉन कंजर्वेटिव। if the work is independent of trajectory conservative, if the work depends upon trajectory non conservative। अब ये कैसे मालूम चलता है कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है?
क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम फोर्स को देख करके डायरेक्ट बता दें कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है? ऐसा कोई तरीका कि इसको देख करके देखते देखते ही पहचान जाए कि ये नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव? तो आंसर ये है कि हाँ, उसका भी तरीका है भाई। एक तो तरीका ये है कि ये लेंदी प्रोसेस है कि पहले हम अलग अलग ट्रेजेक्टरी के थ्रू वर्क निकाले, और अगर वो सेम आए तो कंजर्वेटिव, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव। ये तरीका एक है, बट ये बहुत लेंदी मेथड है चेक करने का, बहुत ही लेंदी मेथड है। एक आसान तरीका भी है, ऑब्जेक्टिव तरीका, ये वेरीफाई करने का कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो अगर कोई फोर्स आपको लिखा हो एफ एक्स आई कैप और प्लस एफ वाई जे कैप, इस टाइप का कोई भी फोर्स, और अगर, अब ये ऑब्जेक्टिव रूल है, ऑब्जेक्टिव रूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर फोर्स की एक्स कंपोनेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, और फोर्स के वाई कंपोनेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर ये बराबर आते हो तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और नहीं तो फिर नॉन कंजर्वेटिव होगा। ये सिंबल पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए होते हैं, मतलब कि आप एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और वाई के अलावा जो कुछ भी टर्म आएगा वो कांस्टेंट मान के चलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे यहां पर आपका एफ एक्स है 2y, तो 2y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ 2y विथ रिस्पेक्ट टू y 2 आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ y कंपोनेंट विथ x, यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन है 2x का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू भी 2 आएगी। और ये दोनों बराबर आ रहे थे, इसी वजह से ये फोर्स कंजर्वेटिव था, और वो हमने वेरीफाई भी किया कि वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इसका जो प्रीवियस एग्जांपल दिया था हमने, एक बार थोड़ा सा बताइएगा क्या था उसमें। आई कैप के साथ मेरे ख्याल से 3y और इसके साथ 2x एक्स स्क्वायर टर्म, 2x जी के तो अब देखो नहीं आएगा। इसको जब आप x वाले कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, और y वाले कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। बराबर नहीं आ रही है, और यही था वर्क, इसीलिए इसका ट्रेजेक्टरी बदलते ही चेंज हो रहा था। तो ये ऑब्जेक्टिव तरीका होता है ये पता लगाने का कि फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। जैसे कि अगर हमें कहा जाए कि कोई एक फोर्स है जो कि रिटर्न है, मान लीजिए 2x अपॉन वाई आई कैप और -2x अपॉन वाई स्क्वायर जे कैप, इज इट कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? तो पहले तो इस माइनस साइन को एडजस्ट करके अंदर कर दो आप। अब इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? डेरिवेटिव निकालो इसका विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा बताइए? 2x अपॉन वाई को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x लॉग में सर माइनस आराम सोच, -2x -2x अपॉन y ये इसका डिफरेंशिएशन है, और इसका डिफरेंशिएशन x के साथ करिए, तो -2 -2 अपॉन वाई स्क्वायर। क्या ये सेम आ रहा है? नो सर। तो हम कहेंगे ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है।
द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। और अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता, मान लीजिए थोड़ा सा करेक्शन करके ऊपर एक्स स्क्वायर कर लेते, मतलब 2x बाई वाई और यहाँ -2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होता। तो अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा था, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 नहीं होता, मतलब सेकंड पार्ट में ये 2 नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर। सर अब हो जाएगा। यस सर। अब ये कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? कोई किस तरीके से चेक करना होगा, मैथमेटिकल पार्ट है, फिर से बोलना, इसमें कोई फिजिक्स की लॉ नहीं लग रही, किसी फिजिक्स के साइंटिस्ट का कोई काम नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, कोई लॉ नहीं है, प्योरली मैथ्स है। ठीक है बच्चा? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इससे हम वेरीफाई करते हैं कि कैसे पता लगाएं कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। और एक लास्ट पार्ट जो ग्राफ का रह गया अभी, अब वो नेक्स्ट क्लास में करें। मतलब आपका वर्क वाला पोर्शन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। जितना वर्क से रिलेटेड थ्योरी थी वो कंप्लीट है।